नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से पॉलिटी के इस नए सेशन में। और आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और वो टॉपिक है संवैधानिक नैतिकता यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो लगातार यूपीएससी के द्वारा इस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं या फिर इस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछे जाने की हमेशा संभावना रहती है। तो इस टॉपिक को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये संवैधानिक नैतिकता होता क्या है, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारे संविधान में कहीं पर भी इस वर्ड का यूज नहीं किया गया कि संवैधानिक नैतिकता है क्या, इसको डिफाइन नहीं किया गया। और इसीलिए स्टूडेंट के मन में कंफ्यूजन बहुत ही ज्यादा होता है कि आखिर ये है क्या। लेकिन आप देखोगे लगातार हम इस शब्द को सुनते रहते हैं, संवैधानिक नैतिकता को लेकर के काफी सारे जो आर्टिकल जो हैं आप देखोगे पेपरों में आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा कई मामलों में जो है संवैधानिक नैतिकता शब्द का उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि राज्यपालों का मुद्दा अभी गरमाया हुआ है। कई सारे स्टेट ये आरोप लगा रहे हैं राज्यपालों पर कि जब उनके पास कोई जो विधेयक है राज्य विधानमंडल के द्वारा पास करके भेजा जाता है तो वो क्या कर रहे हैं, उस पर बैठ जा रहे हैं, उस पर कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं। तो आप देखो तमिलनाडु का केस है, केरल का मामला है, वेस्ट बंगाल का मामला है, पंजाब का मामला है। कई सारे सरकारों ने जो है इस तरह के आरोप लगाए हैं कि राज्यपालों के पास जो हम विधेयक पास करके भेज रहे हैं उस पर वो जल्दी निर्णय नहीं ले रहे हैं। और जब ये मामला गया कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में, तो आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। जरूर आप देखोगे जो हमारा संविधान है इस बात को लेकर के मौन है कि एक राज्यपाल को जो है कितने टाइम लिमिट के अंदर, कितने समय के अंदर जो है उन विधेयकों पर फैसला ले लेना चाहिए जो विधेयक उनके पास विधानमंडल के द्वारा पास करके भेजे गए हैं। ऑब्वियसली हमारा संविधान इस पर मौन है। और इसको लेकर के आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि राज्यपालों को समझना चाहिए कि वो जिस पद पर बैठे हुए हैं वो एक संवैधानिक पद है और उन्हें संवैधानिक नैतिकता को समझते हुए, अपने पद की जिम्मेदारी को समझते हुए जल्द से जल्द फैसला जो है इन विधेयकों पर लेना चाहिए। चाहे उनको, अगर उनको एक्सेप्ट करना है तो वो एक्सेप्ट कर लें, अगर उनको रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट कर लें, अगर उनको वापस भेजना है विधानमंडल को तो आप विधानमंडल को वापस भेज दें, अगर उनको इस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजना है तो आप राष्ट्रपति के पास भेज दें। लेकिन कोई फैसला आपको लेना चाहिए। तो वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट ने जिन बातों का यूज किया वो क्या था, संवैधानिक नैतिकता का। क्योंकि अगर राज्यपाल जो है विधेयकों को लेकर के बैठ जाएंगे और लंबे समय तक बैठे रहेंगे तो जो सरकार करना चाहती है अपने राज्य की जनता के लिए वो नहीं कर पाएगी, उसका कामकाज ठप हो जाएगा। तो वहां पर आता है मोरालिटी का एक प्रश्न कि आखिर राज्यपालों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उनका जो कंडक्ट है वो कैसा होना चाहिए। ऐसा ही एक मामला आप देखो आता है दल बदल विरोधी कानूनों को लेकर के। आप सभी जानते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या कहा गया है कि एंटी डिफेक्शन लॉ का कोई भी मामला होगा उसमें जो कार्रवाई है वो कौन करेगा, निर्णय कौन लेगा, तो पीठासीन अधिकारी। यानी कि अगर लोकसभा का मामला है तो लोकसभा में जो स्पीकर होते हैं वो क्या करेंगे, इस पर फैसला लेंगे। और वहां पर भी आप देखोगे कोई टाइम लिमिट जो है नहीं दिया गया, कोई टाइम लिमिट नहीं है कि कितने समय के अंदर जो स्पीकर है या जो पीठासीन अधिकारी है वो इन मामलों में अपना निर्णय ले लेगा। तो इस तरह के मामले काफी लंबे समय तक अटके हुए हैं और वो काफी इंपॉर्टेंट मसला है। तो आप देखोगे कि जब ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी शब्द का उपयोग किया। उनका ये कहना था सेम टू सेम कि जो स्पीकर हैं वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और उनको अपनी पद की मर्यादा का ख्याल रखते हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का ख्याल रखते हुए उनको क्या करना चाहिए, इन मामलों पर जल्द से जल्द फैसला ले लेना चाहिए। तो आप देखो कि बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी शब्द का क्या किया है, उपयोग किया है। तो इसको समझना बहुत ही जरूरी है कि आखिर ये संवैधानिक नैतिकता होता क्या है। तो आज हम लोग जो है इस पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और जब हम नैतिकता की बात करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि क्या हमारे संविधान में कोई दर्शन छुपा हुआ है, कोई फिलॉसफी छुपी हुई है। क्योंकि हम वैल्यू की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम नैतिकता की बात कर रहे हैं,
तो ऑब्वियसली जहां पर दर्शन होगा यानी कि जहां पर कोई फिलॉसफी होगी वहीं पर आप देखोगे कि हम वैल्यू की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं। तो सबसे पहला तो बहस इसी मुद्दे पर है कि क्या हमारे संविधान में कोई पॉलिटिकल फिलॉसफी मौजूद है, क्या संविधान में कोई दर्शन मौजूद है या नहीं। तो कुछ बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिनका यह मानना है कि नहीं, संविधान है क्या। अगर हम पूछें कि संविधान क्या है तो आप बोलोगे सर संविधान क्या है, बंच ऑफ लॉ, मतलब नियमों और कानूनों का क्या है, एक समूह है। इसको हम क्या बोलते हैं, संविधान, जो ये बताता है कि हमारे देश में शासन कैसे होगा, जनता को अधिकार कैसे मिलेंगे, जनता की क्या ड्यूटी होगी, जो शासन के अंग है यानी कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, उनके बीच में शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा, उनका कार्यक्षेत्र कैसे होगा, इन्हीं सब की बात जो है संविधान में होती है। और इसीलिए कुछ जो विद्वान है वो ये मानते हैं कि नहीं, जब हम कानूनों की बात करते हैं तो कानून एक अलग बात है और वैल्यू और जो मोरालिटी है यानी कि जो मूल्य और नैतिकता है वो बिल्कुल अलग बात, और हम दोनों को एक साथ नहीं जोड़ सकते। कानून को हम सिर्फ कानून के नजरिए से देखें, उसमें नैतिकता ढूंढने की हमें आवश्यकता नहीं है। कुछ हद तक ये बात सही भी है कि कानून तो कानून होता है, कानून में लिखी हुई जो बात है वो सही है, अगर आप उसका उल्लंघन करते हैं तो आप माना जाएगा कि हाँ आपने क्या किया, कानून का उल्लंघन किया। तो यहां पर जो है आप देखोगे कि कई सारे विद्वानों का यह मानना है कि कानून में जो है, हर कानून में जो है नैतिक तत्व नहीं होता और इसलिए संविधान में कोई दर्शन मौजूद नहीं है। लेकिन आप देखोगे कि कई सारे विद्वान ये मानते हैं कि कानून में भी जो है क्या होता है, दर्शन होता है, उसके तत्व क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, उसमें नैतिकता मौजूद होती है। कैसे, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है। आप सभी जानते हैं कि हमारा जो संविधान है वो कुछ मूल्यों पर क्या है, आधारित है। जैसे हम बोलते हैं समानता, है ना, हम बात करते हैं समानता की। तो जब हम समानता की बात करते हैं तो इसको लागू करने के लिए आप देखोगे हमारे संविधान में काफी सारे प्रावधान हैं। आप देखोगे आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 या फिर आप देखोगे आर्टिकल 17, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, समानता का अधिकार हमें दिया गया। तो हमारा संविधान क्या कर रहा है, समानता को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे समाज में कई तरह की असमानताएं जो हैं व्याप्त हैं। हमारा जो प्रस्तावना उसमें न्याय शब्द का उपयोग किया गया, और जब हम न्याय की बात करते हैं तो 3 तरह के न्याय की बात करते हैं, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और एक होता है आपका पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक न्याय। मतलब कि हमारे समाज में असमानताएं हैं, आर्थिक रूप से असमानताएं हैं, कुछ बहुत अमीर लोग हैं, कुछ बहुत गरीब लोग हैं, तो हमें इन असमानताओं को दूर करने की आवश्यकता है। तो आप देखोगे हमारे देश में ऐसे कई सारे कानून हैं जो समानता को स्थापित करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमने कोई कानून बनाया और उसमें यह लिखा हुआ है कि सरकार जो है यानी कि राज्य जो है वो क्या करेगा, भाषा और धर्म के आधार पर नागरिकों के बीच में भेदभाव नहीं करेगा। तो ऐसा जो कानून है, और अमूमन हमारे देश में हर कानून में आप देखोगे इस तरह की भावना छुपी हुई है। हम जो है जाति धर्म के नाम पर क्या करते हैं, कोई भेदभाव जनरली नहीं करते। तो जो हम कानून बना रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एक जो नैतिक तत्व है जो कि क्या है, समानता, उसको स्थापित करने का काम कर रहे हैं। और समानता वो मेन पिलर है जिस पर हमारा संविधान क्या है, खड़ा है। तो कहने का मतलब जो है ये है कि जब हम समानता की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, जब हम न्याय की बात करते हैं, हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, तो ये सारी जो भावनाएं हैं हमारे देश के कानूनों में भी दिखाई देती हैं। हमारे देश के जो कानून हैं वो ये सुनिश्चित करते हैं कि लोगों को क्या मिले, बोलने की आज़ादी मिले, स्वतंत्रता मिले, समानता को हम स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो कहा जाता है कि आप देखोगे जो कानून है उसमें भी दर्शन मौजूद है, नैतिकता मौजूद है। तो जैसा कि यहां पर यह कहा गया कि हम समानता के विचार को लागू करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं कानूनों के माध्यम से। एक भी कानून आप देखोगे हमारे देश में ऐसा नहीं है जो समानता के विपरीत हो, जो कुछ खास लोगों के लिए बनाया गया हो और बाकी लोगों को जो है कुछ आधार पर अलग करता हो।
ऐसा कोई आपको एग्जाम्पल जल्दी नहीं मिलेगा, है ही नहीं। तो कहा जाता है कि आप देखोगे कि कानून जो है वो भी हमारे जो नैतिक मूल्य हैं उनको रक्षा करने का काम करते हैं, यानी कि कानून और जो नैतिक मूल्य हैं संविधान के, उनके बीच में गहरा संबंध है। तो आप सभी जानते हैं कि हमारा संविधान कुछ मूल्यों पर आधारित है। जैसे मैंने कहा, समानता, स्वतंत्रता, फंडामेंटल राइट, अल्पसंख्यकों की रक्षा, है ना, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद का वहां पर जिक्र किया गया, आगे चलकर कहीं सही। लेकिन आप देखोगे कुछ बेसिक चीजें हैं जिस पर हमारा संविधान क्या है, पूरी तरीके से तैयार किया गया। और कहीं पर यह तो नहीं लिखा गया ना, लेकिन आप देखोगे कि जो भी आप आर्टिकल पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट में, आप देखो मैंने आर्टिकल 14 का जिक्र किया, 15 का जिक्र किया, 17 का जिक्र किया, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 21 है, या फिर धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 25 के आगे। तो ये सब क्या है, उन मूल्यों को स्थापित करने का क्या करते हैं, काम करते हैं। और साफ साफ लिखा गया ना कि हमारे देश में ऐसा कोई भी कानून जो इन मूल्यों के विपरीत होगा, जो फंडामेंटल राइट के विपरीत होगा, उस कानून को जो है हम शून्य घोषित कर सकते हैं, नल एंड वॉइड घोषित कर सकते हैं, अगर वो अनुचित हैं तो, इन मूल्यों से मेल नहीं खाते हैं तो। ये क्यों कहा गया? क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसे कानून जो इन मूल्यों के विपरीत होंगे वो क्या करेंगे, इन मूल्यों को दबाने का काम करेंगे, खत्म करने का काम करेंगे। तो यहां पर बहुत सारे विद्वानों का यह मानना है कि जो कानून होता है वो इसलिए बनाया जाता है ताकि कुछ नैतिक मूल्यों की क्या की जाए, रक्षा की जाए। यानी कि कानून और नैतिक मूल्यों में क्या है, गहरा संबंध है। तो इसलिए कहा गया कि आप देखोगे कि संविधान क्या है, बंच ऑफ लॉ है, रूल है। लेकिन हमें जो है संविधान को एक ऐसे दस्तावेज के रूप में देखने की आवश्यकता है जिसमें जो है दर्शन छुपा हुआ है, जिसमें जो है कुछ मूल्य छुपे हुए हैं, जिसमें कुछ नैतिकता छुपी हुई है, और हमें जो है उस नैतिकता को समझने का काम करना है। तो बेसिक चीज यहां पर यह है कि संविधान के प्रति हमें क्या करना है, राजनीतिक दर्शन का नजरिया अपनाने की आवश्यकता है। उसमें कुछ वैल्यूज हैं, कुछ नैतिकता है, उसे हमें समझना होगा। और इसलिए आप देखोगे कि जब हम बात करते हैं संवैधानिक नैतिकता को समझने की, जब हम बात करते हैं कि संविधान के दर्शन को समझने की, तो यहां पर बेसिक हम लोग क्या बोलते हैं कि हमें वो समझना होगा कि आपका जो संविधान है वो कुछ अवधारणाओं के ऊपर क्या किया गया है, बनाया गया है, उसका वो आधार है। जैसे मैंने कहा, आपको जो अधिकार दिए गए वो आपकी जो फंडामेंटल राइट हैं, उसमें समानता की बात की गई, उसमें स्वतंत्रता की बात की गई, धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई, है ना। आप उसमें आर्टिकल 19 आपको ये कहता है कि आप सरकार की भी आलोचना कर सकते हैं, यानी कि आपको बोलने का अधिकार दिया गया, अपने मत को रखने का अधिकार दिया गया। आर्टिकल 21 के तहत आपको जो है जीवन का अधिकार दिया गया, और सिर्फ जीवन का अधिकार नहीं, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार दिया गया। आपको पर्सनल लिबर्टी की बात वहां पर कही गई, और वो दायरा कितना बड़ा है आप सभी जानते हैं। तो हमारा संविधान जिन अवधारणाओं पर बना है, जिन नैतिकताओं को लेकर के वो समाहित है, उसे हमें क्या करना है, समझने की आवश्यकता है। उसकी व्याख्या को समझना हमारे लिए क्या है, जरूरी है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या कहा गया कि संविधान का निर्माण जिन आदर्शों की बुनियाद पर हुआ है, उस पर हम नागरिकों की समझ गहरी होनी चाहिए, हमारी गहरी पकड़ होनी चाहिए। इसी के लिए हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर हमारे संविधान में अंतर्निहित मूल्य क्या है, संविधान का दर्शन क्या है। तो एक बात तो आप समझ जाइए सबसे पहले कि जो हमारा संविधान है, खास करके भारत का जो संविधान है, उसमें कुछ दर्शन है, उसमें कुछ फिलॉसफी है, और उसके अंदर समाहित है कुछ वैल्यूज और कुछ मोरालिटी, यानी कि नैतिकता, जिसको कि हमें समझने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, ये अवधारणा क्या कहती है कि आप अगर कितना भी बड़ा लिखित संविधान बना लो, जैसे मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिया शुरुआत में कि हमारा संविधान ये कहता है ना कि राज्यपालों का क्या कर्तव्य होगा, लेकिन वो इस बात पर तो मौन है कि जब राज्यपालों के पास कोई विधेयक विधानमंडल के द्वारा पारित करके भेजा जाएगा तो राज्यपाल जो है क्या करेंगे, उसके बारे में तो लिखा हुआ है कि वो क्या कर सकते हैं। लेकिन उस समय संविधान के निर्माताओं ने ये तो नहीं सोचा ना, इस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो है, हो सकता है कि आगे चल करके क्या करे, जो एक चीज जो हम लोग छोड़ रहे हैं,
कि नहीं, हम टाइम लिमिट नहीं दे रहे हैं कि 6 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर आपको एक विधेयक पर फैसला ले लेना है, उसका जाकर के आगे चल करके क्या करेगा, दुरुपयोग करेगा। क्योंकि संविधान के निर्माता ये समझते थे कि उस पद पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो समझेगा कि हमारे संविधान के नैतिकता क्या है, उसके मूल्य क्या है। आपको इसलिए बैठाया गया है ताकि आप क्या कर सकें, ये देख सकें कि जो राज्य सरकारें हैं वो संवैधानिक तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और आपका जो संवैधानिक दायित्व है उसको वो समझेगा व्यक्ति जो उस पर बैठा हुआ है। वो तो एक जो लूप होल है आप देखोगे उसका इस्तेमाल करके क्या किया गया, बहुत सारे राज्यपाल क्या कर रहे हैं, उन विधेयकों पर लंबे समय तक बैठे हुए हैं जिनको उन्हें त्वरित पास कर देना चाहिए या फिर त्वरित निर्णय ले लेना चाहिए। या फिर दल विरोधी कानून जो कि बनाया गया था कि सरकारें जो डिसस्टेबल होती हैं उसको रोकने के लिए, लेकिन आप देखोगे एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति यानी कि जो स्पीकर ऑफ द लोकसभा, वो क्या कर रहा है, सिर्फ एक छोटी सी जो लूप होल है, मतलब कि जो टाइम लिमिट नहीं दिया गया उसका इस्तेमाल करके उस पर बैठा हुआ है, 6-6 महीने, साल भर से जो है इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर वो कोई निर्णय नहीं ले रहा है। तो हमारे संविधान के निर्माता ये जानते थे, ये समझते थे कि इन पदों पर जो व्यक्ति बैठेगा वो इन नियमों के अंदर जो नैतिकता छुपी हुई है उसको समझेगा, वो अपने पद की गरिमा को समझेगा। अब वो चीजें लिखी नहीं जा सकती ना, सब कुछ आप लिख नहीं सकते। संविधान कितना भी आप विशाल बना लो, कितना भी लिखित संविधान बना लो, हर सिचुएशन को आप वहां पर लिख नहीं सकते, है ना। तो उसका दुरुपयोग होगा, उसमें कुछ कमियां होंगी, और उन कमियों को दूर करने के लिए ही आप देखोगे संवैधानिक नैतिकता शब्द का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये होता क्या है। अब जैसा कि मैंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, इस शब्द का प्रयोग जो है हमारे संविधान में नहीं हुआ। अगर हम इसके इतिहास में जाएं कि आखिर इस पर चर्चा कब से शुरू हुई कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मोरालिटी है जिसे समझने की हमें आवश्यकता है, और जहां पर कानून मौन है वहां पर इस मोरालिटी के आधार पर हमें काम करना चाहिए, तो आपको याद रखना है कि शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहली बार ऐसा कहा जाता है कि जो ब्रिटिश इतिहासकार जिनका नाम क्या था, जॉर्ज ग्रोटे, उन्होंने जो है अपनी पुस्तक, उसका नाम क्या है, अ हिस्ट्री ऑफ ग्रीस, उसमें किया। तो इसको मान के आप लोग चलेंगे कि जो ब्रिटिश इतिहासकार जॉर्ज ग्रोटे ने अपनी एक कृति यानी कि पुस्तक जिसका नाम क्या है, ए हिस्ट्री ऑफ ग्रीस, वहां पर जो है आप देखोगे उन्होंने सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यानी कि संवैधानिक नैतिकता शब्द का इस्तेमाल किया। एक्चुअली क्या है, उन्होंने जो है यानी कि जो ग्रोटे साहब हैं, उन्होंने क्या किया, जो एथेनियन संविधान है, और एथेनियन संविधान में जो क्लासनेथिस थे, है ना, जो कि एक राजनेता थे जिन्हें माना जाता है एथेनियन लोकतंत्र का संस्थापक, और उन्होंने जो एथेनियन संविधान में जो सुधार किए उसकी चर्चा उन्होंने अपने बुक में की, अ हिस्ट्री ऑफ ग्रीस में। और वहां पर जो है इन सुधारों की चर्चा करते समय उन्होंने सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी शब्द का उपयोग किया। तो याद रखिएगा कि जो जॉर्ज ग्रोटे हैं उनकी जो बुक है अ हिस्ट्री ऑफ ग्रीस, वहां पर सबसे पहली बार इस वर्ड का उपयोग किया उन्होंने। और मैंने क्या कहा कि उन्होंने इस बुक में क्या किया है, जो एथेनियन संविधान में जो सुधार किए गए थे उसके बारे में जो बातें कही गई थी, वहां के एक प्रसिद्ध राजनेता जिनका नाम क्या है, क्लिस्थेनस, उनके द्वारा जो सुधार किया गया उसकी चर्चा जो है इस बुक में की गई है। और आप देखोगे जो क्लिस्थेनस थे उन्होंने जो है जो एथेनियन संविधान है उसमें जो सुधार किए उसको लेकर के अपने कुछ विचार प्रकट किए थे। उनका यह कहना था कि हमें एक ऐसे संविधान को डेवलप करने की आवश्यकता है। उन्होंने एक ऐसे संविधान पर बल दिया था जिसमें सबसे पहली बात तो यह है कि नागरिक जो है अपनी जिम्मेदारी को समझें, यानी कि हमें उनका यह कहना था कि हमें एक ऐसे संविधान की आवश्यकता है जो कि नागरिकों में जो एक नागरिक की जिम्मेदारी होती है लोकतंत्र के प्रति, लोकतंत्र को मजबूत करने के प्रति, उसकी जो भावना है उसको क्या करे, पैदा कर सके।
यानी कि नागरिक अपनी जिम्मेदारी को समझे अपने सरकार और अपने लोकतंत्र के प्रति। पहली बात तो ये, और दूसरा, हमें एक ऐसे संविधान की आवश्यकता है जो सत्ता को, यानी कि जो सरकार और जो सत्ता पर अधिकार कर लेते हैं कुछ लोग, जैसे आप देखोगे तानाशाही बहुत सारे देशों में आ जाती है, लोकतंत्र के बाद क्या आया, तानाशाही आ गया। या फिर सरकारें जो हैं कुछ कुलीन लोगों के पास, कुलीन लोगों का मतलब क्या है, आपने देखा होगा कि कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनका जो अधिकार है वो सत्ता पर होता है। यानी कि आप देखोगे कई देश ऐसे हैं जहां पर जो सत्ता है वो कुछ लोगों के हाथों में ही रहती है। तो यहां पर जो क्लैसनेथिस्ट हैं उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसे संविधान को बनाने की आवश्यकता है जो नागरिकों के मन में जो है उनका जो एक ड्यूटी होता है लोकतंत्र के प्रति, उसकी भावना को पैदा कर सके। और दूसरा, हमें एक ऐसे संविधान की आवश्यकता है जो सत्ता को कुछ कुलीन तंत्रीय लोगों, यानी कि कुछ जो पावरफुल लोग हैं उनके हाथों में या फिर तानाशाहों के हाथों में जाने से रोक सके। तो इस तरह की बातें जो है उन्होंने उस समय की थी। तो आप देखोगे कि जो ब्रिटिश इतिहासकार थे जॉर्ज ग्रोटे, उन्होंने अपनी बुक हिस्ट्री ऑफ ग्रीस में इन बातों की चर्चा की और यहीं पर सबसे पहली बार उन्होंने संवैधानिक नैतिकता का क्या किया, उपयोग किया। उनका यह कहना था कि संवैधानिक नैतिकता का मतलब क्या है कि लोगों के मन में अपने लोकतंत्र को बचाने को लेकर के, उसको मजबूत करने को लेकर के भावना पैदा हो। और दूसरा, हमारा संविधान ऐसा होना चाहिए जिससे कि जो सत्ता है वो कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित ना हो, तानाशाह जो है वो बलपूर्वक जो है सत्ता को हड़पने से उनको रोका जाए। तो इस तरह का काम हमें करना होगा। उनके द्वारा यह कहा गया कि जो संवैधानिक नैतिकता है वो स्वतंत्रता और संयम के बीच संतुलन का प्रतीक है। यहां पर यह भी कहा गया कि आप देखो कि संवैधानिक नैतिकता का मतलब क्या है, स्वतंत्रता और संयम। आप सभी जानते हैं ना कि हमारे संविधान में भी हमें जो है आर्टिकल 19 के तहत क्या दिया गया है, बोलने का अधिकार दिया गया। यानी कि अगर आपको लगता है कि सरकार के कामकाज से आप खुश नहीं हैं, आपको लगता है कि सरकार कहीं गलत कर रही है, तो आप उसकी आलोचना कर सकते हैं। लेकिन संयम भी है, मतलब आप झूठे प्रचार नहीं कर सकते, आप सरकार के विरुद्ध विद्रोह को नहीं भड़का सकते, या फिर आप जनता को सरकार के विरुद्ध नहीं भड़का सकते गलत बयानबाजी करके। तो यही कहा गया कि संवैधानिक नैतिकता क्या है, स्वतंत्रता और संयम के बीच संतुलन का क्या है, प्रतीक है। तो इस तरह की बातें जो है आप देखोगे उस बुक में उन्होंने, जो कि वहां के जो क्लैसथेनिस्ट थे उनके द्वारा कही गई संविधान को लेकर के, इसका जिक्र उन्होंने अपने बुक में किया। तो यह बात आपको याद रखनी है कि शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो ब्रिटिश इतिहासकार जॉर्ज ग्रेटे थे उन्होंने अपनी बुक में किया, जिसका नाम क्या है, अ हिस्ट्री ऑफ ग्रीस। लेकिन आप देखोगे भारत में इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले बार कब हुआ, क्योंकि संविधान में इस शब्द को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, इसको समझना है आपको। तो जब हम बात करते हैं भारत की, तो आप सभी जानते हैं हमारा संविधान सभा, जहां पर जो है कई मुद्दों पर हमने क्या की, चर्चा की, तभी तो जाकर के हमारा संविधान बना। हमने क्या किया, लगभग 3 सालों का समय लिया, तब जाकर के वाद विवाद और चर्चा करके हमारा संविधान जो है निकल करके सामने आया। अगर हम अपने देश की बात करें कि हमारे देश में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी शब्द का उपयोग किसके द्वारा किया गया, तो वो थे भीमराव अंबेडकर, बाबा भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने 4 नवंबर 1948 जब संविधान का जो मसौदा है उस पर वो अपनी बात रख रहे थे, उस पर अपनी वो भाषण कर रहे थे, वहां पर उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का जिक्र किया। और देखिए जो हम लोग बात कर रहे थे, मैंने क्या कहा इससे पहले कि संविधान कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी आप अच्छे तरीके से संविधान को लिख लो, कोई ना कोई ऐसा लूपहोल आपको मिल जाएगा, या फिर फ्यूचर में जाकर के ऐसी संभावनाएं बन जाएंगी, ऐसा सिचुएशन आ जाएगा जहां पर आपका संविधान क्या होगा, मौन होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया कि राज्यपाल को कितने समय के अंदर एक विधेयक को पास कर देना चाहिए, या फिर आपने एक कानून बनाया दल विरोधी कानून, जहां पर आपने ये नहीं कहा कि पीठासीन अधिकारी को कितने समय के अंदर जो है इन मामलों पर फैसला ले लेना चाहिए। इस तरीके से काफी सारे ऐसे मामले हैं जहां पर आप देखोगे कि हमारा संविधान मौन है, वहां पर वो कुछ नहीं कहता।
तो वहां पर निर्णय कैसे होगा? वहां पर निर्णय होगा संवैधानिक नैतिकता से। और इसके लिए हमें समझना होगा कि आखिर हमारे संविधान के वो मूल्य कौन कौन से हैं जिन्हें हमें लोगों को समझाने की आवश्यकता है और नागरिकों को उसको समझने की आवश्यकता है। तो आप देखोगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के मसौदे पर जो अपना भाषण दिया, जो वो बातें अपने रख रहे थे, वहां पर उन्हें साफ साफ जो है संवैधानिक नैतिकता शब्द का उपयोग किया। और उनका भी यही कहना था कि संवैधानिक नैतिकता ऐसे मामलों में निर्णय लेने का मार्गदर्शन करने वाला मानदंड बनेगा जहां पर संविधान मौन है या फिर जहां पर संविधान जो है विवेकाधीन शक्तियां जो हैं प्रदान करता है। तो जब विवेकाधीन शक्तियों की बात होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी अपना क्या करें, निर्णय ले लें। या फिर जहां पर संविधान मौन है वहां पर कैसे क्या होगा, निर्णय होगा, तो वहां पर काम आएगा क्या, संवैधानिक नैतिकता। और इसीलिए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमारे देश के नागरिकों को, हमारे देश के पॉलिटिकल पार्टीज को, राजनेताओं को जो संविधान के अंदर निहित मूल्य हैं उसके बारे में सबसे पहले शिक्षित किया जाना जरूरी है, ताकि आगे चल करके जब ऐसी सिचुएशन आए जहां पर संविधान मौन है या फिर किसी को विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त हैं तो वो निर्णय लेते समय संविधान की भावना को समझे, उसकी नैतिकता को समझ करके अपना निर्णय ले, है ना। तो यहां पर आप देखोगे जरूर जो दल बदल विरोधी कानून है वहां पर आप देखोगे पीठासीन अधिकारी को क्या है, विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त हैं, वो अपने विवेक से फैसला ले सकता है, मतलब कम से कम टाइम लिमिट तो नहीं है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या कहता है कि आप देखोगे अगर मान लीजिए किसी पर दल बदल विरोधी कानून के तहत आरोप लगा है और अगर आप उस पर निर्णय नहीं लोगे, मान लीजिए 1 साल बाद आपका क्या है, विधानसभा का चुनाव है, तो आपको तो ले लेना चाहिए ना निर्णय। आप मान लीजिए 2 साल बचे हुए हैं विधानसभा के चुनाव के, ठीक है, और आपने निर्णय लेने में लगा दिया 1 साल से ज्यादा, तो फिर अगर आप निर्णय लोगे भी तो क्या फायदा, क्योंकि 2-4 महीने के बाद तो फिर से क्या हो जाएगा, आपका विधानसभा का चुनाव होगा, है ना। या फिर राज्यपाल अगर किसी विधेयक पर बैठे हुए हैं और वो कोई रीजन नहीं बता रहे हैं कि हम विधेयक को क्यों नहीं पास कर रहे हैं या फिर क्यों नहीं आपको वापस लौटा रहे हैं, कोई आपत्ति है तो आप वापस लौटा दीजिए। तो मोरालिटी शब्द को आपको समझना होगा ना। अगर आप नहीं लौटाएंगे विधेयक को वापस या फिर उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे या फिर उसको पास नहीं करेंगे तो होगा क्या कि राज्य सरकार जो जनता को कुछ वादा करके उसने सरकार बनाया है वो उस वादों को डिलीवर नहीं कर पाएगी, उसका पूरा का पूरा जो गवर्नेंस है, सुशासन है, शासन है, वो मार खा जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पर भी आपको विवेकाधीन शक्तियां मिली हैं और जिन मामलों में हमारा संविधान मौन है वहां पर संवैधानिक नैतिकता ही वो कुंजी है जिसका उपयोग करके हम क्या करेंगे, सही निर्णय पर पहुंचेंगे। ये बात जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपनी भाषण में दिया। भाषण में कहा, जो भाषण वो किसके मुद्दे पर दे रहे थे, संविधान का जो मसौदा है उस पर अपना भाषण देते समय उन्होंने ये बातें कही। तो आप देखोगे कि संवैधानिक नैतिकता को समझना बहुत ही जरूरी है ना। उन्होंने कहा कि संवैधानिक नैतिकता एक अवधारणा है जो संविधान की भावना के संरक्षण के लिए क्या है, प्रासंगिक है। अब आपके मन में सवाल ये उठेगा कि ठीक है सर, हम लोग ये तो बात समझ गए कि हाँ हमारे संविधान में दर्शन मौजूद है, एक पॉलिटिकल फिलॉसफी वहां पर क्या है, मौजूद है, उसके कुछ वैल्यूज हैं और उसके कुछ नैतिकताएं हैं जिसको हमें समझने की आवश्यकता है। लेकिन आखिर वो नैतिकता है क्या, जिस हम वैल्यूज की बात कर रहे हैं, जिस नैतिकता की बात कर रहे हैं, जिस दर्शन की बात कर रहे हैं, हमारे संविधान में वो दर्शन कौन से हैं जिनको हमें समझने की आवश्यकता है। तो यहां पर आप देखोगे जब हम बात करते हैं हमारे संविधान में जो संवैधानिक नैतिकता के तत्व हैं उसकी, तो आप देखोगे कि जरूर हमारे संविधान में इस शब्द को डिफाइन नहीं किया गया, इस शब्द का कहीं पर आप देखोगे उपयोग नहीं किया गया है। लेकिन अगर आप संविधान के अलग अलग खंडों को पढ़ेंगे, संविधान को पढ़ेंगे, जो हम लोग पढ़ते हैं आने वाले क्लासेस में हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे, डीपीएससी पढ़ेंगे, फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ेंगे, तो वहीं पर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सही में हमारे संविधान में तो कुछ नैतिकता की बात कही गई जिसको हम लोग क्या करते हैं, अपने समाज में लागू करने का, अपने देश में लागू करने का क्या करते हैं, काम करते हैं। तो जैसे आप प्रस्तावना देखोगे
तो प्रस्तावना में वर्ड यूज किया गया न्याय, जो मैंने पहले ही कहा। और जब हम न्याय बोलते हैं तो 3 तरह के न्याय की बात होती है। सामाजिक न्याय की बात होती है, यानी कि सरकारों को क्या करना होगा, जो सोसाइटी में जो क्या है ऊंच नीच का, या फिर आप देखोगे कि सोसाइटी में अनेकों तरह की असमानताएं हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर। आप देखोगे आर्थिक स्थिति को अगर देखा जाए वहाँ पर असमानताएं हैं। पॉलिटिकल अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे वर्ग हैं हमारे देश में जिनको कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता। हमारे देश की आधी आबादी महिलाएं, उनका जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ही कम है। तभी तो आकर के आपने महिलाओं को क्या दिया, अभी आरक्षण दिया, ताकि उनका रिप्रेजेंटेशन क्या किया जाए, बढ़ाया जा सके। जब हम समावेशी सरकार की बात करते हैं तो देश के हर वर्ग का क्या होना चाहिए, सरकार में उसका सहयोग होना चाहिए, उसका क्या होना चाहिए, स्टेक होना चाहिए। तो हम न्याय की बात करते हैं, तो आखिर जो है आप ये कहोगे कि क्यों आरक्षण दिया गया महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में, तो उसके पीछे काम कर रही है क्या, न्याय। और न्याय में भी पॉलिटिकल जस्टिस, मतलब हमारे देश की उस आबादी का जो कि लगभग आधी आबादी है, महिलाओं की बात हो रही है, उसका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, सत्ता में उसकी भी भागीदारी होनी चाहिए। तो वो नैतिकता थी जिसको हमने इंप्लीमेंट करने का क्या किया, काम किया, है कि नहीं। तो यहां पर आप देखोगे हम बात करते हैं स्वतंत्रता की, हम बात करते हैं समानता की, हम बात करते हैं बंधुत्व की। तो ये क्या है, कुछ ऐसे नैतिक तत्व हैं जिसको हम लोग लागू करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं हमारे देश के कानूनों की मदद से। यही नैतिकता है। आप देखोगे मौलिक अधिकारों की हम लोग बात करते हैं, तो मौलिक अधिकार क्या है, राज्य की जो शक्ति है वो उसको मनमाने तरीके से उसका यूज करे, उसको उस पर एक क्या करती है, सीमा लगाती है कि नहीं, नागरिकों के कुछ अधिकार हैं, उस अधिकारों को आप छीन नहीं सकते। अगर आप छीनने का प्रयास करेंगे तो कोर्ट के माध्यम से हम क्या करेंगे, उसको अनुचित सिद्ध करते हुए नल एंड वाइड कर देंगे। तो हाँ, मौलिक अधिकारों में नैतिकता मौजूद है। आप देखोगे डीपीएसपी जिसको हम लोग बोलते हैं निर्देशक सिद्धांत, वहां पर नैतिकता मौजूद है, जहां पर बताया जाता है कि आखिर वो कौन से लक्ष्य होंगे जिसको प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा, किसके द्वारा, एक राज्य के द्वारा, सरकारों के द्वारा, है ना। यहां पर भी आप देखोगे समानता की बात की गई, और ये बहुत सारे बातें हैं यहां पर, हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके। तो चाहे आप प्रस्तावना को देख लो, चाहे आप मौलिक अधिकार को देख लो, चाहे आप डीपीएसपी को देख लो, चाहे आप फंडामेंटल ड्यूटी को देख लो, वहां पर नागरिकों के कर्तव्य की बात की गई है ना। या फिर अगर हम बात करते हैं कुछ सिद्धांतों की, जैसे जांच और संतुलन का जो सिद्धांत है, वो भी तो यही कहता है ना कि जो 3 अंग है शासन के, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, उनकी अपनी अपनी शक्तियां हैं, लेकिन वो क्या करेंगे, एक दूसरे को संतुलित और एक दूसरे को जांच करने का भी उनके पास क्या होगा, अधिकार होगा। मतलब कोई जो एक अंग है वो दूसरे अंग में इंटरफेयर ना करे, है ना, ये भी देखना है। तो ये आप देखोगे कि ये कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिसको हम नैतिकता से क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अब इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो जैसे हमारे संविधान में क्या है, कानून के शासन की बात होती है, जैसे हमारे संविधान में स्वतंत्रता की बात होती है, समानता की बात होती है, सकारात्मक कार्रवाई की बात होती है ना, संघवाद की बात होती है ना, या फिर विभिन्न प्रकार के जो हमारे क्या है विविधता है, चाहे वो धार्मिक विविधता हो, चाहे वो भाषाई विविधता हो, चाहे वो सांस्कृतिक विविधता हो, उसके संवर्धन की बात होती है, संरक्षण की बात होती है। तो हम इन मूल्यों को क्या करते हैं, बचाने का काम करते हैं हमारे देश में, ठीक है। तो हमारा संविधान जो है उसमें एक दर्शन है, एक फिलॉसफी है, और वहां पर कुछ वैल्यूज हैं और कुछ नैतिकता हैं जिसे हमें समझने की आवश्यकता होती है, और जिसके आधार पर जहां पर संविधान मौन होता है या फिर जहां पर संविधान ने कुछ लोगों को विवेकाधीन शक्तियां दी हैं, वहां पर नैतिकता के माध्यम से वो क्या करते हैं, निर्णय लेने का काम करते हैं। तो जितना इंपॉर्टेंट संविधान होता है उतना ही इंपॉर्टेंट होता है संविधान की नैतिकता, है ना। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आपको समझना जरूरी है कि जितना महत्वपूर्ण संविधान है उतना ही महत्वपूर्ण क्या है, संविधान में जो नैतिकता समाहित है वो है ना। तो
जैसे कहा जा रहा है कि जब भी हमारे देश में कानून बनाए जाते हैं, जब भी हमारे देश में उन कानूनों को लागू किया जाता है, जब भी किसी मामले पर हम निर्णय करते हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं, इन्हीं मूल्यों को लागू करने का प्रयास करते हैं, है ना। तो आप देखोगे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसीलिए है, इसको समझना पड़ता है। इसका कोई डेफिनेशन आप पूछोगे तो कोई डेफिनेशन नहीं है। और मैंने क्या कहा कि हमारे न्यायालयों ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इसका उपयोग भी किया और इसकी व्याख्या भी की, है ना। तो एक नागरिक होने के नाते हमें भी समझना है कि आखिर हमारे संविधान के अंदर मूल्य क्या है। तो आप देखोगे ऐसे बहुत सारे मामले हैं जहां पर आप देखोगे संविधान मौन था, लेकिन वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लेते समय संवैधानिक नैतिकता को ध्यान में रखा। जैसे आप देखोगे केएस पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ का मामला, काफी इंपॉर्टेंट मामला है ना। न्यायिक निर्णय बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऐसे टॉपिक को समझने के लिए। तो आप देखोगे कि इसको हम लोग बोलते हैं राइट टू प्राइवेसी, यानी कि निजता के अधिकार का मामला। आप देखोगे हमारे संविधान में कहीं पर भी राइट टू प्राइवेसी यानी कि निजता के अधिकार का जिक्र नहीं है। लेकिन जब मामला गया सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या देखा कि जब हम बात करते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की, आर्टिकल 21, जब हम बात करते हैं पर्सनल लिबर्टी की, जब हम बात करते हैं राइट टू लाइफ की और डिग्निटीफुल लाइफ की, तो डिग्निटीफुल लाइफ जीने के लिए जरूरी है कि आपको राइट टू प्राइवेसी मिले। नहीं तो सरकारें क्या करेंगी, इंटरफेयर करेंगी ना आपके हर मामले में। तो यहां पर आप देखोगे निजता का अधिकार दिया गया आपको। और जब इस अधिकार के ऊपर चर्चा हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जब हम बात करते हैं हमारे संविधान की, और हमारे संविधान में जो फंडामेंटल राइट है उसकी, और फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21 की जो बात करता है कि हमारे नागरिकों को जो है जीवन जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ है। और राइट टू लाइफ ही नहीं, डिग्निटी फुल तरीके से अपने जीवन को जीने का क्या उनके पास अधिकार है, उनके पास पर्सनल लिबर्टी है। तो इन पर्सनल लिबर्टी को सुरक्षित करने के लिए जरूरी है कि लोगों के पास क्या हो, निजता का अधिकार हो। और सरकार लोगों के निजता के अधिकार को छीनने का काम नहीं कर सकती मनमाने तरीके से। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे आप देखोगे निर्णय हैं जहां पर हमारा संविधान मौन था, इन अधिकारों की चर्चा नहीं थी, लेकिन उसकी भावना को समझा गया ना। जैसे मैंने क्या कहा कि पर्सनल लिबर्टी के लिए जरूरी है कि आपको राइट टू प्राइवेसी मिले। आप बहुत सारे निर्णय अपने तरीके से नागरिक करें और सरकार इंटरफेयर ना करे नागरिकों के आम या फिर रोजमर्रा के कार्यों में। तो आप देखोगे कि आर्टिकल 21 के तहत उसका दायरा और बढ़ाया गया और निजता के अधिकार को उसमें रखा गया। तो ये भावना थी, वो नैतिकता थी जिसको समझा किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। या फिर आप देखोगे सबरीमाला का मामला, काफी फेमस केस है ना, इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन बनाम अन्य का मामला, है ना। तो आप देखोगे कि 18 में जब कुछ ग्रुप की महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में जाने से रोका गया इस आधार पर कि वो महिला है और खास करके खास एज ग्रुप की है, 12 साल से लेकर के 50 ईयर तक की। तो यहां पर क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि नहीं, आप इस तरीके से जो है कुछ एक खास वर्ग की महिलाओं को जो है मंदिर में प्रवेश से नहीं रोक सकते, क्योंकि प्रथा कुछ भी हो हमारे संविधान के अनुरूप है तो सही है, अगर हमारे संविधान के अनुरूप नहीं है तो गलत है। तो उन्होंने कहा कि आप तो अनटचेबिलिटी फैला रहे हो ना, इससे आप छुआछूत की भावना को फैला रहे हो। और इसलिए आप देखोगे कि यहां पर उसी संवैधानिक नैतिकता को उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसे अलाउ किया कि नहीं, महिलाएं भी जो है उस मंदिर में जा सकती हैं। तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं। नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ का मामला 2018, इसमें क्या कहा गया कि जो भारतीय दंड संहिता की धारा 377 है वो क्या है, असंवैधानिक है। क्यों असंवैधानिक है? क्योंकि यह क्या करती है, स्वतंत्रता, पसंद की स्वतंत्रता और गरिमा का क्या करती है, उल्लंघन करती है। तो कहीं लिखा हुआ नहीं था, यह नैतिकता से आ रहा है कि नहीं, जो आप देखोगे आप किसको पसंद करते हो ये आपका क्या है, एक पर्सनल थिंग है, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है आपको दंडित किया जाए
तो क्या कहा गया कि नहीं, आईपीसी की धारा 377 क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ऐसे बहुत सारे मामले आप देखोगे जहां पर आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, संवैधानिक नैतिकता का उपयोग करते हुए अपने फैसले सुनाए। जैसे मैं कह रहा हूं ना कि अभी राज्यपालों का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है लगातार। आप देखोगे कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ में देरी हो रही है उसका मुद्दा जो है लगातार जा रहा है, कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट लगातार डायरेक्शन भी दे रहा है, राज्यपालों को उसने डायरेक्शन दिया कि आप देखो, आप सही से आर्टिकल तो पढ़ो जिसमें क्या कहा गया है कि जब कोई विधेयक राज्यपाल के पास जाए तो उसे यथाशीघ्र क्या करना चाहिए, उस पर अपना राय प्रकट करना चाहिए। तो यथाशीघ्र का मतलब क्या, अब जो हमारे भीमराव अंबेडकर थे या फिर जो संविधान सभा थी, वो इतना तो वो समझती थी कि जो भी इस पद पर आदमी बैठेगा वो ये समझेगा कि हाँ आखिर उस पद की गरिमा क्या है, उसका काम क्या है। तो ये नैतिकता है ना, उस वर्ड को समझने की आवश्यकता है, यथाशीघ्र, जल्द से जल्द। तो ये बात तो वहां पर लिखी दी गई। तो इसका मतलब है कि उसकी मोरालिटी क्या है कि हमें देरी नहीं करनी है। अगर हमें वो विधेयक एक्सेप्ट करना है तो हम एक्सेप्ट कर लें, जिससे कि सरकार अपने उसको इंप्लीमेंट करे। अगर मुझे लगता है कि उसमें कुछ आपत्तियां हैं तो उस आपत्तियों के साथ हम उसको वापस कर देते हैं, सरकार उसको डील करेगी। और अगर आपको लगता है कि नहीं, विधेयक ही बेकार है, तो आप उसको रिजेक्ट भी कर दीजिए, फिर आगे जो होगा वो देखा जाएगा। तो आपको अपना मत बनाने की आवश्यकता, और जल्द से जल्द आप उस पर बैठे रहें, कोई अपना रीजन ना दें, ये नहीं चलेगा। ये नैतिकता है जो वहां पर वर्ड लिखा गया, यथाशीघ्र राज्यपालों को उस पर एक्ट करने की आवश्यकता है। तो इसका मतलब है कि वो नैतिकता ये कह रही है कि आपको जल्द से जल्द काम करना चाहिए, नहीं तो सरकार के कामकाज क्या हो जाएंगे, ठप हो जाएंगे। तो यहां पर आप देखोगे वो नैतिकता, वही नैतिकता को हमें समझने की आवश्यकता है। ऐसे बहुत सारे आप देखोगे कानून थे, है ना। श्रेया सिंघल का मामला, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एक्ट की धारा को क्या कर दिया गया, वहां पर निरस्त कर दिया गया। क्या कहा गया कि वो आपके राइट टू प्राइवेसी या फिर जो निजता का अधिकार उसको क्या करता है, उल्लंघन करता है, या फिर जो सरकार क्या कर रही थी, अनुचित तरीके से लोगों पर प्रतिबंध लगाने का काम कर रही थी। तो वो मोरालिटी है ना, वो संविधान की मोरालिटी थी जिसके आधार पर क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फैसला सुनाया गया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस का आप यहां पर जिक्र कर सकते हैं, है ना। आप देखो दिल्ली सरकार बनाम जो भारत संघ का जो मामला था, आप देखोगे ट्रिपल चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की यहां पर बात की गई कि जो अधिकारी हैं वो मंत्री के प्रति, और मंत्री जो है वो क्या है, जो विधानसभा है उसके प्रति, और इनडायरेक्टली जनता के प्रति क्या होते हैं, जिम्मेदार। तो अगर ऑफिसर जो है, अगर वो मंत्री के प्रति जिम्मेदार नहीं होगा तो जनता के पास किसको जाना है, उसी व्यक्ति को जाना है आगे। तो उसकी जिम्मेदारी कैसे तय होगी। तो कहा गया कि नहीं, लोकतांत्रिक मूल तो यही कहते हैं कि जो अधिकारी हैं वो अपने मंत्री के प्रति क्या हो, जिम्मेदार हो, क्योंकि सरकार जनता के प्रति जिम्मेदार है। और मंत्री किसके तहत काम करवाएगा, किसके जरिए काम कराएगा, तो अधिकारियों के जरिए काम करवाएगा। तो अगर अधिकारी मंत्री के नहीं सुनेगा, मंत्री को जवाबदेह नहीं होगा वो, तो फिर सरकार तो ये बोल देगी ना कि देखो हमारा जो अधिकारी है वो हमारे अंडर में नहीं है, इसलिए हम वेलफेयर के काम नहीं कर पाए, और सरकार अपनी जवाबदेही से भाग जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो अधिकारी हैं वो चुनी हुई सरकार के अंतर्गत आने चाहिए। तो ये मोरालिटी थी, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये मोरालिटी है जो ये बताता है कि अगर जवाबदेही हमें तय करनी है तो जवाबदेही ऊपर से नीचे तक, यानी कि सरकार की जवाबदेही जनता के प्रति है। तो सरकार मंत्रियों से बनी हुई है ना, तो मंत्री अगर अधिकारियों के थ्रू काम नहीं करवाएंगे तो फिर वो जो वादा करके आए हैं सरकार में वो कैसे पूरा करेंगे, है ना। तो आप देखोगे कि ऐसे बहुत सारे जो है आप देखोगे कि बातें हैं। या फिर 18 के ही केस में आप देखोगे कहा गया था कि जो मूल शक्ति है वो निर्वाचित सरकार के पास होनी चाहिए, क्योंकि निर्वाचित सरकार ही क्या है, जनता के प्रति जवाबदेह है। तो ये संवैधानिक नैतिकता है कि जिसको जनता ने चुन करके भेजा है उसको जनता के प्रति क्या किया जाए, जवाबदेह बनाया जाए, ना कि कोई उपराज्यपाल या फिर कोई और व्यक्ति। तो यहां पर आपको समझने की आवश्यकता, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैंने 3-4 बातें यहां पर आपको समझाई। पहला
कि क्या संविधान में दर्शन मौजूद है, तो आप देखोगे साफ साफ कहा गया कि नहीं। देखिए, कानून जो है, कई सारे ऐसे कानून होते इसमें कोई नैतिकता नहीं होती, लेकिन कानून में भी कुछ ऐसे कानून होते हैं जहां पर नैतिकता मौजूद है। और हमारा संविधान कुछ बेसिक नैतिकताओं को, कुछ बेसिक वैल्यू को क्या करता है, इंप्लीमेंट करने का काम करता है। पूरा संविधान जो है उसी पर बना हुआ है। और जैसे मैंने कहा कि हमारे प्रस्तावना में आप देखोगे समानता की बात की गई, स्वतंत्रता की बात की गई, न्याय की बात की गई, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात की गई। तो पूरा संविधान आप देखोगे इसी पर आधारित है। तो उस नैतिकता को हमें समझने की आवश्यकता है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए कि आखिर कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, नैतिक तत्व हैं जो हमारे संविधान में निहित हैं, और क्यों संवैधानिक नैतिकता हमारे लिए जरूरी है। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा कि जहां पर भी हमारा संविधान मौन होगा, या फिर जहां पर भी विवेकाधीन शक्तियां मिली होंगी सार्वजनिक अधिकारी को या फिर सरकार को, वहां पर वो किस तरीके से निर्णय ले, उसमें उसका मार्गदर्शन कौन करेगा, तो संविधान में निहित नैतिकता। उसके आधार पर आप क्या देखने को मिलेगा कि आप काम करेंगे। और जिसका बखूबी इस्तेमाल किसने किया, सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाओं ने, कि जब ऐसे मामले उनके सामने आए जहां पर कानून नहीं था, जहां पर संविधान मौन था, तो वहां पर उन्होंने संवैधानिक नैतिकता को समझते हुए क्या किया, अपना निर्णय लिया और लोकतंत्र को क्या किया, मजबूत किया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बार बार इससे आप देखोगे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संवैधानिक नैतिकता होता क्या है, संवैधानिक वो मूल्य कौन कौन से हैं जो हमारे संविधान में निहित हैं, और इसका उपयोग कहाँ पर होता है संवैधानिक नैतिकता का, न्यायिक निर्णयों के माध्यम से क्या कीजिए, इस पर चर्चा कीजिए। तो सारी बातें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आशा करता हूँ कि आप सभी को इसके जो बेसिक होंगे वो समझ में आया होगा। अगर आपने बेसिक समझ लिया तो ये क्वेश्चन आपको कभी भी डराएगा नहीं। तो मिलते हैं अगले सत्र में कुछ इसी तरह के और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।